अकाउंट्स में आप पारदर्शिता कैसे लेके आओगे? सबसे बड़ी बात होती है काम करने में, वो है ट्रांसपेरेंसी। हमारा तो मुद्दा है ये। कैश के मामलों में भी कैशलेस सिस्टम बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपको सर ये क्यों महसूस हुआ कि उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर इलेक्शंस के बाद चेंज हो गया था? शायद समय का बहुत अभाव था, गवर्निंग बॉडी के संचालकों के कार्यशैली में कुछ थोड़ा कमी थी, या उनको शायद प्राथमिकताओं का जो आंकलन करना होता है वो सही नहीं था। क्या आप इसमें से मेंटेनेंस कम करोगे या फिर ना कम कर सर्विसेज अच्छी कर दोगे? कैम की जो दर है 2 रुपये 75 पैसे, वो शायद जायज़ नहीं है। हमारी सोच ये है कि हम आते ही सबसे पहले इस कैंप को दोबारा 2 रुपये 40 पैसे पे लेके आके, और साथ में एक्सपर्ट कमेटीज़ जो कि ऑथराइज्ड होंगी, एम्पावर्ड होंगी, उनका गठन करेंगे। हमारे पास उतना डीजी का लोड नहीं है जितनी हमारी खपत हो रही है, उसके लिए आप क्या करोगे? बिल्डर के नाम पे चल रहा है, सब बिल उनके नाम से आ रहे हैं, और हम 3 साल में या उससे पहले के कार्यकाल में इतना भी कार्रवाई नहीं कर पाए कि जो अकाउंट है वो PRWA के नाम में आए। सर, एक FD की समस्या बहुत भारी समस्या है हमारी सोसाइटी में, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट बिल्डर के पास है, उसके लिए आप क्या करोगे? अगर बातचीत से जरिए से हल हो सकता है ये मामला तो किया जाएगा, नहीं तो जो कानूनी ज़रूरत है इसके लिए वो पूरी की जाएगी। 7 दिन के अंदर हमने कानूनी विशेषज्ञों से बात की हुई है। 7 दिन के अंदर इस पे यथाउचित जो एक नोटिस होगा वो बिल्डर को सर्व होगा। कि सीनियर सिटीजन्स के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं मदद के लिए, उनके साथ संपर्क भी बना कर रखा जाएगा। उनके लिए हमारे मैनिफेस्टो में मैं बताना चाहूँगा कि हमने तो जो 85 ईयर्स से ऊपर के हैं उनके लिए AMC में भी जो PMS सर्विसेज होती हैं, जो प्रॉपर्टी मेंटेनेंस सर्विस, जिसको हम कैम के नाम से जानते हैं, उसमें भी हमने 5% रियायत की बात की है। जेएल भार्गव की टीम यानी कि आपकी टीम बाकी 2 टीमों से कैसे अलग है? संडे को, हर एक रविवार को हमारे पास इतना प्यारा एक एम्फी थिएटर है, वहाँ हम बैठ के ओपन हाउस कर सकते हैं। हम तो लगातार संपर्क रखेंगे सभी के लिए। क्या आपको ये पुख्ता जानकारी है कि हर रेजिडेंट को कुछ ना कुछ अमाउंट उस केस के अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी? हमने सबने पेमेंट की हुई है उसकी। क्लब हाउस भी उसी में शामिल था। कोर्ट ने अपने पहले ही ऑर्डर में स्टे नहीं दिया था, उन्होंने स्टेटस को बोला था। तो कोर्ट केस में 2 कोर्ट केस हुए थे, है ना? एक कोर्ट केस हुआ था कम्युनिटी सेंटर के ऊपर, जिसको क्लब हाउस भी कहा जाता है। दूसरा केस हुआ था उस पर्सन के ऊपर कि उसके कारण किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, 1 या 1.5 करोड़ का, जो आजकल बढ़कर काफ़ी बड़ा अमाउंट हो गया है। कि PRWA ने खुद को इम्प्लीड कर लिया था, यानी खुद को एक रिस्पोंडेंट के तौर पे शामिल कर लिया था कि वो गवर्निंग बॉडी जो अभी कार्यरत है उसका ही एक नेक्स्ट रूप है। वो अपने आप को RRR2 के नाम से प्रसिद्ध कर रहे हैं। तो जाहिर है कि पॉलिसीज भी वही रहेंगी फिर जो RRR1 की थी। जो पारदर्शिता की कमी पहले थी वही अगर आगे चलती रही तो हमें कभी पता भी नहीं लगेगा कि कब इम्प्लीड हो गई है गवर्निंग बॉडी और PRWA दूसरे केस में भी। आप क्या करोगे इसी दोनों केसेस के ऊपर? अगर आप लोग जीत जाते हो, एज आप टीम आते हो, तो क्या बनेगा? हम जब आएंगे तो आप देखना कि हम सिर्फ बातचीत के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम जो भी हमारे मैनिफेस्टो में इस संदर्भ में बातचीत की गई है, हम उस पर पूरा अमल करेंगे। थर्ड पार्टी मेंटेनेंस या फिर सुपरविजन, आप क्या थर्ड पार्टी मेंटेनेंस या सुपरविजन लेके आओगे या नहीं? अवांटे एजेंसी के नाम से हम जान रहे हैं, उनको भी इस्तेमाल करने का हमें मजबूरी बन गई है। 4 से 5 लाख रुपया महीना, है ना? क्या आपके पास इसका कोई प्रूफ है? अंग्रेजी में एक शब्द होता है ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल मामलों में एक बहुत आम हम इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को, ड्यू डिलिजेंस। तो सभी AMCs, सभी कॉन्ट्रैक्ट्स, सभी सर्विसेज के साथ, सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ जब बातचीत होती है तो ड्यू डिलिजेंस का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। अगर होगा तो हमारे खर्चे कम हो जाएंगे, हमारा कैम नीचे आ जाएगा, और शायद वही खर्चे बचा के हम कॉर्पस मनी को भी अलग से क्रिएट कर सकते हैं। अब आपकी टीम को, पूरी टीम को वोट क्यों करें? हमारे पास तो हमारी टीम में भार्गव सर के अंडर 10 दिल हैं जो धड़कते हैं परिक्रमा के लिए, 10 दिमाग हैं जो चलते हैं
केवल परिक्रमा के लिए, और साथ में हाथ पैर जो भी हैं सब परिक्रमा की सेवा के लिए। ਪਾਣੀ ਵਗਦੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਣ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट शालू गुप्ता। लेके आई हूँ पॉडकास्ट विद शालू का एक बहुत ही खास एपिसोड, जहां पे हम पंचकुला सन सिटी परिक्रमा जो कि सेक्टर 20 में है उसके PRW के इलेक्शंस के उम्मीदवारों को, आज मैं जिस उम्मीदवार को मिलाने जा रही हूँ वो है कर्नल नगेंद्र वर्मा जी, जो कि एज अ जनरल सेक्रेटरी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनकी टीम कैसे बेहतर है बाकी टीमों से, और सबसे बड़ी बात उनको पुरानी PRW से क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कहाँ कहाँ कमियाँ थी, जो वो कमियों को पूरा करने आ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शालू जी। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, प्रणाम और शुभकामनाएं आपके लिए भी, और आपके माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स और परिक्रमा के सभी निवासियों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, पहला तो यही सवाल रहेगा कि आप, मैंने जैसे कि आपकी इंट्रोडक्शन नेम में बताया कर्नल नगेंद्र वर्मा, है ना। आप एक एक्स आर्मी ऑफिसर रहे हो, है ना। तो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो वो रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं कि हम पहाड़ों पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे, हम मज़ा करेंगे, पर आपने इलेक्शंस में क्यों पार्टिसिपेट किया? शालू जी, मैं तकरीबन 35 साल तक देश की सेवा करता रहा हूँ, एक आर्मी के सदस्य होने के नाते। बहुत सी चीज़ें मैंने देखी हैं, अनुभव की हैं, सीखी हैं इन 35 साल में। बहुत सी अच्छी आदतें, अच्छी विशेषताएं जो इंडियन आर्मी का एक प्रतीक बन चुकी हैं, वो मैंने अपने अंदर ढालने की कोशिश की है। जाहिर है, जैसे आप कह रही हैं कि सोचा तो यही था कि मैं इलेक्शन के दंगल में नहीं आऊँगा और अपनी रही सही ज़िंदगी एकदम आराम से गुजारूँगा। मगर जब यहाँ का जो सिस्टम देखा, यहाँ की जो समस्याएं आहिस्ता आहिस्ता जो आ रही हैं, जब उनको देखा तो शायद मेरा जो अंदर का जो कर्तव्य बोध होता है वो फिर जागृत हो गया, और मैंने अपने आप से ये कहा कि अगर मेरे में कुछ विशेषताएं हैं, कुछ अनुभव है, तो क्यों ना मैं उसका फ़ायदा अपनी सोसाइटी दूं जो मेरा एक दूसरी माँ बन चुकी है। सर, ऐसी क्या कमियां थी आउटगोइंग जीवी में जिसके कारण आपको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना पड़ गया? देखिए शालू जी, मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, कुछ कहना चाहूँगा। कोई भी सोसाइटी है वो एक अपने उसकी एक जीवन का साइकिल होता है उसका। शुरुआत होती है, बिल्डर उसकी नींव बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, और चलते चलते इस स्टेज पे पहुंचता है जब वो उस सोसाइटी को हैंडओवर करके अपना यहाँ से चला जाता है। इस दौरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता होती है, जो अप्रूवल्स के मुताबिक जो इक्विपमेंट होना चाहिए इंस्टॉल यहाँ पे, जो एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको बायलॉज और एक गवर्निंग बॉडी का गठन करना चाहिए, जो फाउंडर गवर्निंग बॉडी कहते हैं, वो सब भी उसका दायित्व है। जब फाउंडर गवर्निंग बॉडी बनी थी यहाँ पे, तो शायद उनके गठन में, उनके चयन में और उनकी कार्य कुशलता में कुछ समय के अभाव की वजह से या अदरवाइज़ कुछ ना कुछ कमियां महसूस हुई। फिर उन्होंने यहाँ पे बहुत जल्दी ही इस्तीफ़ा भी दे दिया और नई एक गवर्निंग बॉडी भी सामने आई। वो गवर्निंग बॉडी भी अपना समय पे जो इलेक्शन करवाने का दायित्व होता है वो नहीं कर पाई।
और फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ एडहॉक कमेटीज़ का। फाइनली हमारा पहला इलेक्शन जो है वो जुलाई 2022 में पूरा हुआ। हाँ जी। सोचा था कि हैंडिंग टेकिंग ओवर जो बिल्डर के साथ है वो एक अच्छी तरह हो जाएगी, मगर उसमें बहुत सी कमियां रह गई। वजह क्या है, शायद इस समय मुनासिब नहीं होगा उनमें जाने का। और उसके बाद जो 3 साल बीते हैं उसमें कुछ ऐसा लगा कि शायद समय का बहुत अभाव था, गवर्निंग बॉडी के संचालकों के कार्यशैली में कुछ थोड़ा कमी थी, या उनको शायद प्राथमिकताओं का जो आंकलन करना होता है वो सही नहीं था मेरी समझ में। तो उससे आहिस्ता आहिस्ता जो रखरखाव का मॉडल, जो मेंटेनेंस का मॉडल हमारे सामने आया, वो शायद इतना ठीक नहीं था। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो एक सबसे बड़ी बात होती है काम करने में वो है ट्रांसपेरेंसी। एटीट्यूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो एटीट्यूड अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, एटीट्यूड अगर रिस्पॉन्सिव नहीं है, एटीट्यूड अगर ऐसा नहीं है कि वो लोगों को ये जाहिर करे कि हम आपके ही बीच से आए हैं, हम अलग नहीं हो गए इलेक्शन के बाद, तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। आपको सर ये क्यों महसूस हुआ कि उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर इलेक्शंस के बाद चेंज हो गया था? कोई ऐसा हादसा हुआ? देखिए, मैं इसका जवाब 3 हिस्सों में दूंगा। पहले, मैं खुद शुरू से सुझाव देता रहा हूँ, काफ़ी सुझाव देता रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी और ईमेल के ज़रिए भी। जो भी हमारे गवर्निंग बॉडी के या एडहॉक कमेटी के कन्वीनर्स रहे हैं, सब के लिए अपनी ज़िम्मेवारी समझते हुए मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं सन सिटी और अपनी सोसाइटी की बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए अच्छे सुझाव देता रहूं, और जब कोशिश करने का मौका मिले तो मैं उसे ज़मीन पर भी ठीक से निभाऊं, जो भी मेरे को मिलता है। बेसिकली जो आपने सुझाव दिए थे वो आप इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हो आने वाले टाइम में? एब्सोल्युटली। ना सिर्फ वो सुझाव, बल्कि मैं ये भी देख रहा था कि समय की कमी तो थी, मगर उस सीमित समय में जो प्राथमिकताएं थी वो भी शायद थोड़ी सी ठीक दिशा में नहीं थी। और ये भी महसूस हुआ कि पारदर्शिता की जो ज़रूरतें एक सोसाइटी में होनी चाहिए, चाहे वो आम रोज़मर्रा के काम में हैं या फाइनेंशियल डीलिंग्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हैं, वो शायद थोड़ी ठीक नहीं थी। इसी वजह से सबको यही लगा यहाँ पे कि एक जीबी जो अगली बार जब इलेक्शन होगा तो मुद्दे ये होने चाहिए, एटीट्यूड के मुद्दे प्रमुख होने चाहिए। सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि आप सन सिटी परिक्रमा में कब से रह रहे हो? देखिए, इस प्रोजेक्ट से जुड़ा तो मैं 2008 से हूँ, मगर कंप्लीशन के बाद मैं शायद उन पहले परिवारों में था जो यहाँ पे अंदर आए थे। मैं जनवरी 2016 के आखिर से यहाँ से हूँ, जनवरी आखिर में, और तब से हम 10 साल होने को हैं हम यहाँ पे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत सालों से, लगभग 10 सालों से ऊपर का टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए, तो मैं जानना चाहती हूँ कि पहले तो बिल्डर के पास होगा, है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे जीवी आई, है ना, जिसको PRW के रूप में लिया गया। तो आप मुझे थोड़ा सा इसकी फाउंडेशन के बारे में बताएं। मैंने कहा है आपको कि सबसे पहले तो एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, और उसके मुताबिक बिल्डर का दायित्व बन जाता है कि वो एक PRWA यानी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का गठन करके उसके बायलॉज को अप्रूव करवा के और फिर यहाँ हैंडओवर करे। उसके बाद उनके 3 साल के कार्यकाल के बाद, क्योंकि इलेक्शन नहीं हो पाए, तो इसलिए एक सिलसिला शुरू हो गया एडहॉक कमेटीज़ का। तकरीबन 1.25 साल तक ये एडहॉक कमेटीज़ का सिलसिला चला, और उसके बाद 2022 जुलाई में हमारा पहला चुनाव हुआ यहाँ पे, और उसके बाद 3 साल के लिए हमने एक गवर्निंग बॉडी का कार्यकाल देखा। सर, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बात की अकाउंटिंग की या पारदर्शिता की, तो आपकी टीम इन चीज़ों पे कैसे काम करेगी? हमारी सोच, मेरी टीम, भार्गव सर की जो स्टीवर्डशिप में, जो उनके नेतृत्व में हमारी टीम है, उसकी सोच है कि सबसे पहले
पारदर्शिता के लिए एक वेब पोर्टल ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, उसको एक्टिवेट किया जाएगा, जो कि एक कानून के मुताबिक भी एक RWA की जिम्मेवारी बनती है, हैं? तो वेबसाइट अपनी होगी और एक व्यापक विस्तृत तरीके से उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा। सारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो सभी निवासियों को पता होनी चाहिए, उस पे आएंगी। सर जैसे कि अभी भी आपने बताया कि अकाउंट्स में भी आप पारदर्शिता लेके आओगे, तो मुझे ये जानना है कि अकाउंट्स में आप पारदर्शिता कैसे लेके आओगे? ये पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी टीम में हर एक टीम में आपको पता है कि 5 मुख्य पद धारक होते हैं। हाँ जी। हैं? प्रधान हैं, उपप्रधान हैं, सचिव हैं, उसके साथ एक ट्रेजरर है और जॉइंट सेक्रेटरी है। तो फाइनेंस के मामले में जो हमने अपना ट्रेजरर साथी रखा है वो बहन कामिनी जी, वो एक बहुत ही अनुभवी और बहुत देर से फाइनेंस के अकाउंटिंग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। वो तकरीबन 4-5 हज़ार करोड़ के बजट से वो डील कर चुके हैं, इतना उनका अनुभव है। तो इनके सारे न्यूएंसेस से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। हमारी सोच ये है कि पहले तो हम एक न्यूज़ लेटर, न्यूज़ लेटर जिसको कहते हैं, वो ज़रूर साझा करेंगे हर महीने, क्या क्या गतिविधियां हुई हैं, क्या आय व्यय के स्टेटमेंट्स हुए हैं। फिर तिमाही स्तर पे हम एक जो अपनी इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है उसका भी शेयर करेंगे हमारे सभी निवासियों से। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी टीम का नाम है JL भार्गव की टीम, है ना? क्या ये JL भार्गव की टीम, ये नाम देना उचित था? क्या एक पर्टिकुलर नाम से आप वोटों का वोट बैंक तैयार कर रहे थे, इसलिए ये टीम का नाम देना पड़ा? देखिए, जब धोनी कैप्टन थे तो धोनी की टीम कहते थे, जब रोहित शर्मा कैप्टन आए तो रोहित शर्मा की कैप्टन की टीम के जानी गई इंडियन टीम। इसी तरह जब हमारे स्किपर, जब हमारे नेता जो हैं, जब हमारे ग्रुप के लीडर जो हैं वो भार्गव सर हैं, तो जाहिर है कि अगर हम अपने आप को भार्गव टीम के नाम से अपना दावा पेश कर रहे हैं तो शायद उसमें कुछ अनुचित तो नहीं है। भार्गव सर एक बहुत ही यहाँ पे जाने पहचाने और एक बड़े इज्जतदार और सबसे सद्भावना रखने वाले व्यक्तित्व हैं। अगर वो हमारे नेता हैं तो ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, और उनके साथ काम करने का जो मौका मिल रहा है सभी को, वो भी एक बहुत ही बड़ा प्रिविलेज है। बहुत अच्छी बात सर। सर मैं अब जानना चाहूँगी, JL भार्गव की टीम यानी कि आपकी टीम बाकी 2 टीमों से कैसे अलग है? जब किसी टीम को हम किसी काम के साथ जोड़ के तोलना चाहते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि उस काम की पहले व्याख्या की जाए। जो जॉब प्रोफाइल है या जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको हम कहते हैं, वो ज़रूरी होता है कि उसका एक बड़ा स्पष्ट और साफ और व्यापक सा आंकलन हो उसका। तो यहाँ जो जॉब डिस्क्रिप्शन है एक गवर्निंग बॉडी की, उसमें कुछ जो मुख्य चीज़ें हैं वो प्रेम भाव, संवेदना, सद्भावना, सूझबूझ, अच्छी सोच, ये सब तो हैं ही हैं, पर इनके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो है कि उनको समय मिलना चाहिए पूरा, उनके पास समय होना चाहिए पूरा। अगर समय नहीं है तो शायद बारीकियों से वो परिचित नहीं हो पाएंगे। बारीकियों में जाने के लिए समय तो चाहिए, और अगर समय है, बारीकियों में जाने की क्षमता है, तो प्राथमिकताओं का आंकलन भी सही रूप से कर पाएंगे वो। तो जब जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब प्रोफाइल इस तरह की है और हम देखते हैं कि हमारी टीम में हमने जो चयन किया है अपने सदस्यों का, वो इस जॉब प्रोफाइल के लिए एकदम खरा उतरेगा, तो जाहिर है कि हम अपना दावा बड़े ठोस तरीके से पेश करके ये कह सकते हैं सबको कि टीम भार्गव इज़ योर बेस्ट ऑप्शन। ओह, बहुत अच्छी बात सर। आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर रहे हो। शायद इलेक्शंस में ये कम्युनिकेशन बहुत बहुत ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं सर हम, जैसे कि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी काफ़ी पुरानी हो चुकी है ना अब, तो लिफ्ट्स की आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, है ना? तो उनको कैसे टैकल करोगे आप? हमारी सोसाइटी अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद तकरीबन 8 साल पूरे कर चुकी है।
बिल्डर की ओर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे स्थापित किया गया था वो भी जाहिर है कि थोड़ा पुराना हो रहा है। सबसे पहले तो ज़रूरी हो जाता है कि हम उसकी जो रेजिडुअल लाइफ है, उसकी जो एफिशिएंट लाइफ है, उसका सही आंकलन करें। एक हाई राइज सोसाइटी की लाइफलाइन होती है लिफ्ट, और लिफ्ट के संबंध में अक्सर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मेंटेनेंस, जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी शायद इतनी एफिशिएंसी ना होने की वजह से अक्सर लोग लिफ्ट संबंधित शिकायतें करते हैं और उनको प्रॉब्लम्स ही आती है। सर, अब बात आती है, आपने बताया कि आप रेजिडेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दोगे। अब सबसे मेजर इशू आता है हमारी सिक्योरिटी, जिसके लिए हमारी जो सोसाइटी है पूरे शहर में, पूरी ट्राई सिटी में फेमस है कि सन सिटी जितनी सिक्योरिटी किसी और सोसाइटी में नहीं हो सकती। उस पर आप कैसे काम करोगे? मैं सचिव पद का दावेदार होने के साथ साथ एक एक्सपीरियंस्ड सिक्योरिटी प्रोफेशनल भी रहा हूँ। सिक्योरिटी के संदर्भ में कुछ एक बहुत ख़ास चीज़ें हैं। हरियाणा सरकार ने केंद्रीय सरकार की तर्ज पे एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट अप्रूव किया है। एक बिल है जिसमें जो भी एजेंसीज़ हैं जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उनसे क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए जो यूज़र्स हैं, वो बड़ी साफ और स्पष्ट तरीके से दी गई हैं। हमारे जो अनुबंध हैं यहाँ पे, हमने देखा है कि उनमें इस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट यानी पसारा एक्ट कहते हैं जिसको, उनका जिक्र भी नहीं है। और उसके मुताबिक जो विशेषताएं, जो खासियत, जो बारीकियाँ और जो अपेक्षाएं होनी चाहिए हमारे सर्विस प्रोवाइडर से, वो मिसिंग है। जाहिर है कि जो सिक्योरिटी सर्विस का फिर स्तर, जो क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी सर्विस है, वो भी फिर इतनी श्रेष्ठ नहीं है। सर, अब बात आती है, जब हमने उसकी की तो एसटीपी का मसला भी बहुत ज़्यादा 5B के एक रेजिडेंट में एक दिन मैसेज भी मुझे भी ड्रॉप किया था कि जो भी आपके पास उम्मीदवार आएंगे उनसे एसटीपी के मामले में चर्चा हो कि एसटीपी के लिए आप क्या करोगे। बहुत ही ये अच्छा सवाल है ये। एसटीपी भी जैसे सिक्योरिटी, लिफ्ट और पावर बैकअप जैसे ये होता है एक मेगा हाउसिंग सोसाइटी के लिए, वैसे ही उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा जो एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की एक क्षमता होती है जो ऑक्यूपेंसी के साथ साथ जिसका सही आंकलन करना और ज़मीन में हकीकत रूप में उसका क्या वो काफ़ी है कि नहीं, इसका आंकलन करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। अगर उसकी क्षमता सही नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो दिक्कतें सामने आती हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये भी है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से संबंधित कुछ ऐसे भी पहलू हैं जिनमें भूमिका जो निवासी हैं उनकी भी रहती है कि किस तरह से अपने वो वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। क्या वो नालियों में गंदगी डाल देते हैं, प्लास्टिक है, ये सब हैं जो ब्लॉक करती हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को। तो दोनों पहलू बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहले पहलू के लिए हमारे एक्सपर्ट हैं और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे रिटायर्ड व्यक्तित्व हैं यहाँ पे जो इस सब्जेक्ट से बहुत ही क्लोजली जुड़े हैं और आगे भी हमें इसके बारे में सही एडवाइस देंगे। और दूसरे पहलू में जहाँ तक सही आदतों का इस्तेमाल करना होता है, तो हमारा यही सोच है, हमारी यही प्रयत्न रहेंगे हमारे कि हम सभी निवासियों से अच्छी तरह और लगातार एंगेज करें ताकि उनको सही आदतें डालने की आदत पड़े उनको। सबसे मेजर प्रॉब्लम सोसाइटी में आने वाले टाइम में, जैसे कि लोगों के द्वारा व्हाट्सएप मैसेजेस में आता है कि हमारे पास उतना डीजी का लोड नहीं है जितनी हमारी खपत हो रही है, उसके लिए आप क्या करोगे? बहुत ही ये भी एक अहम सवाल है। देखिए, बिजली का जो सप्लाई है, जो रिसीव करते हैं हम यहाँ पे, जो कंजम्पशन है, ये सारी जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही सुदृढ़ और सुचारू होनी चाहिए। तो बड़ी हैरानी की बात है जब मेरे को खासकर निजी तौर पे बहुत ही हैरानी हुई जब मैंने देखा कि अभी तक हमारा जो बिजली का अकाउंट है वो अभी भी बिल्डर के नाम से ही चल रहा है।
यानी हम अभी भी प्राइमरी यूज़र नहीं हैं, प्राइमरी कंज्यूमर भी नहीं हैं। अभी तक बिल्डर के नाम पे चल रहा है, सब बिल उनके नाम से आ रहे हैं, और हम 3 साल में या उससे पहले के कार्यकाल में इतना भी कार्रवाई नहीं कर पाए कि जो अकाउंट है वो PRWA के नाम में आए। इससे संबंधित आगे चल के जो बात है वो है क्षमता की, कि जो भी पावर बैकअप सेट्स हैं हमारे, उनका रखरखाव बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक रेगुलर रूटीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के मॉडल पे चले। अगर वो रूटीन और रेगुलर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मॉडल नहीं होगा तो आहिस्ता आहिस्ता उनमें जो कमज़ोरियां हैं वो एक विकराल रूप, जिसको हम क्राइसिस कहते हैं, वो धारण कर लेती हैं। और फिर क्राइसिस मैनेजमेंट में सबको दिक्कत भी आती है, पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है, और सिस्टम के लिए भी वो ठीक नहीं होता। सर, अब बात आती है, हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं ग्रीनरी के लिए बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा प्लांटेशन है इस सोसाइटी में और बहुत सुंदर है, क्योंकि उसकी सुंदरता सारी ग्रीनरी पे ही डिपेंडेंट है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही कहा आपने। हॉर्टिकल्चर हमारी सोसाइटी का एक USP है, एक ऐसी खासियत है जिसको देख के बाहर से भी जब गेस्ट आते हैं तो वो कहते हैं आप बहुत ही अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं। कुछ तो कहते हैं कि हम 7 स्टार होटल्स में रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। तो खासकर जो ग्रीनरी हमारे बीच में है, टावर्स के बीच में जो 2 हमारे सेंट्रल लॉन हैं, इनका रखरखाव, इनकी प्लांटेशन, इनकी प्लानिंग बहुत ही अहम बन जाती है। साथ साथ कोई ऐसी कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए या कार्रवाइयों पे कंट्रोल होना चाहिए ताकि इनकी जो ग्रीनरी है वो ख़राब भी नहीं हो, इनकी जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं हो। और तीसरी बात ये हो जाती है कि क्या हमारे पास जो हॉर्टिकल्चर के लिए स्टाफ है वो एडिक्वेट है, पर्याप्त है या नहीं, क्या वो स्किल्ड हैं या नहीं। हमारे बीच में ये भी एक बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि जो ओरिजिनल जिन्होंने कंसीव किया था ये, जिन्होंने प्लान किया था ये, जब बिल्डर के साथ मिलके, वो जो व्यक्तित्व हैं वो भी अभी हमारे साथ हैं। हालांकि थोड़ी देर बाहर रहते हैं, कुछ दिन बाहर रहते हैं, मगर फिर जब आते हैं यहाँ पे तो उनकी सर्विसेज, उनकी काबिलियत हमारे साथ है और हम इसको बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। सिर्फ क्या आप जब जीवी में आ जाओगे, क्या आप अपने काम को पेपरलेस करोगे, डिजिटल करोगे? हमारा तो मुद्दा है ये कि हम एक विस्तृत कॉम्प्रिहेंसिव वेब पोर्टल बनाएंगे PRWA का। सारी जो कम्युनिकेशंस हैं उसके ज़रिए से होंगी। उसमें एक हिस्सा नोटिस बोर्ड का भी होगा, ट्रांसपेरेंसी और सबकी जानकारी के लिए, और साथ साथ कैश के मामलों में भी कैशलेस सिस्टम बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी हमारे पास एक लिमिटेड तौर पे माईगेट एप्लीकेशन जो PRWA ने जो ली हुई है उसका इस्तेमाल तो हो रहा है, मगर तकरीबन शायद 15 से 20% प्रतिशत लोग ही हैं जो उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो वो भी हम ज़्यादा करेंगे और कोशिश रहेगी कि कैशलेस, पेपरलेस व्यवस्था रहे हमेशा। बेसिकली बहुत एडवांस हो जाए, डिजिटल भारत की तरह सन सिटी भी डिजिटल हो जाए। पैरेलल मोड पे जैसे कुछ एक जो थोड़े अधेड़ उम्र के होते हैं, हमको टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी समझ नहीं आती, तो उनके लिए हम हेल्प डेस्क भी रखेंगे। उनके लिए खास हमने तो हमारे मैनिफेस्टो में भी ये है कि जो 70 या 80 साल से ऊपर के लोग हैं उनकी मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए, उनके साथ मिलाप रखने के लिए एक खास एफर्ट होगा, प्रयास होगा सचिव के और जॉइंट सचिव के लेवल पे। उनको अगर डिजिटल ऑपरेशन में भी अगर मदद करनी है कोई, तो हमेशा उनके साथ रहेंगे। जब आपने सीनियर सिटीजन की बात की है ना, आप एक सीनियर सिटीजन हो तो शायद उनका दर्द और दुख समझ पाओगे। मैं एज अ टावर हेड उस बात को आपके आगे रखना चाहती हूँ। मैंने दोनों कैंडिडेट के आगे भी रखा था। मेरे पास एक सर आते थे जो बहुत परेशान थे, उनको शुगर है, उनको यूरिन पास करने में बड़ी दिक्कत आती है, पर जब वो वॉक करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई वॉशरूम नहीं है जो बुजुर्ग इस्तेमाल कर पाएँ, जिससे वो वॉक कर पाएँ, या फिर वो नीचे गए तो उनको बारी बारी ऊपर ना आना पड़े। क्या उसके लिए भी आप कुछ करोगे ऐसा? देखिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं मदद के लिए। उनके साथ संपर्क भी बना कर रखा जाएगा। उनके लिए हमारे मैनिफेस्टो में मैं बताना चाहूँगा कि हमने तो जो 85 ईयर्स से ऊपर के हैं उनके लिए AMC में भी जो
पीएमएस सर्विसेज होती हैं जो प्रॉपर्टी मेंटेनेंस सर्विस जिसको हम कैम के नाम से जानते हैं, उसमें भी हमने 5% रियायत की बात की है। साथ साथ जो आपने सवाल किया है कि नीचे थोड़ा कन्वीनियंस ग्राउंड फ्लोर पे बनाने के लिए, तो ये थोड़ी टेक्निकल समस्या भी है इसमें ऑफ हैंड, क्योंकि मैं यहाँ के टेक्निकल जो सीवेज के डिज़ाइंस हैं उनसे इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, तो बट इसमें भी कोशिश की जाएगी कि अगर एक्सपर्ट्स टेक्निकली इसका अप्रूवल करते हैं तो क्यों नहीं चुने हुए स्थानों में, चुने हुई जगह पे इनको भी हम स्थापित कर सकते हैं, ताकि उनकी मदद हो। सर अब बात आती है मेंटेनेंस की, जो मेजर इशू है ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम बहुत अच्छा खासा अमाउंट हम मेंटेनेंस का देते हैं। क्या आप इसमें से मेंटेनेंस कम करोगे या फिर ना कम कर सर्विसेज अच्छी कर दोगे? बिल्डर ने जब शुरुआत की थी यहाँ पे व्यवस्था की, तो उन्होंने 1 रुपये 80 पैसे पे एक दर फिक्स की थी, जिसके मुताबिक वो कैम चार्ज ले रहे थे हमसे। कुछ देर के बाद उन्होंने 1 रुपये 90 पैसे की दर शुरू कर दी। फिर कुछ देर के बाद 2 रुपये 40 पैसे की दर पे आ गए वो। जब उन्होंने 2 रुपये 40 पैसे की दर से चार्ज करना शुरू किया, तो हमारे यहाँ सोसाइटी में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने बहुत ही प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने कहा कि ये 2 रुपये 40 पैसे की जो दर है ये ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है, इसका अकाउंटिंग मिलना चाहिए, हमें इसका ब्यौरा पूरा मिलना चाहिए। बिल्डर ने उसके जवाब में 13 सब हेड्स जिसके मुताबिक वो बजट बनाते थे उनका ब्यौरा शेयर किया। उसके बाद उसके बाद भी जो निवासी थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने ये एक मुद्दा बनाया और कहा कि जब टेक ओवर कर लेंगे हम बिल्डर से व्यवस्था, तो हम इसको और नीचे लेके आने की कोशिश करेंगे। मगर टेकिंग ओवर के बाद, चुनाव के बाद नीचे लेके आने की बजाय अभी ये जो दर है वो 2 रुपये 75 पैसे भी आ गई है, और पारदर्शिता के अभाव में हालत फिर वही है कि हमें ब्यौरा ठीक से नहीं मिल पाता, किस तरह इस्तेमाल हो रहा है उसका पता नहीं लगता, और साथ साथ जो 13 सब हेड्स यानी सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, हॉर्टिकल्चर, सीवेज ट्रीटमेंट, इंश्योरेंस, फायर सेफ्टी, इन 13 हेड्स के सब हेड्स के नीचे जो पहले वो बांटते थे 2 रुपये 40 पैसे को, वो अभी भी हमसे अभी भी नहीं हो रहा है इनफैक्ट। तो मेरे ख्याल में लगता है कि कैम की जो दर है 2 रुपये 75 पैसे, वो शायद जायज़ नहीं है। हमारी सोच ये है कि हम आते ही सबसे पहले इस कैम को दोबारा 2 रुपये 40 पैसे पे लेके आके, और साथ में एक्सपर्ट कमेटीज़ जो कि ऑथराइज्ड होंगी, एम्पावर्ड होंगी, उनका गठन करेंगे, और 90 दिन के अंदर हम इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। सर अब मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस देखे हैं जिसमें IFMS और FD की बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं IFMS, ये एक बिल्डर के पास जरिया होता है जिससे वो एक कॉर्पस क्रिएट कर लेता है, और जो कानूनी जो बात करते हैं, तो ये लिखा गया है कि इनकी जो IFMS का जो डिपॉजिट बिल्डर के पास इकट्ठा होता है, उसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकता किसी आम रख रखाव के लिए। उसका इस्तेमाल करने से पहले ज़रूरी है उसके लिए कि वो PRWSA या सभी जो PRW के सदस्य हैं या निवासी हैं उनसे जानकारी साझा करे। हमारे केस में देखा ये गया कि बिल्डर ने जो ये इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हर एक से 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की दर से लिया गया था, तकरीबन 1,85,1850 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट से, और 2,15,2150 स्क्वायर फीट वाले अपार्टमेंट से, और इसी तरह बड़े वाले अपार्टमेंट से। तो ये सब जो राशि उसके पास इकट्ठी हुई, उसने जाने से पहले ना किसी जायज़ स्पष्टीकरण के उसने इसका इस्तेमाल कर लिया, ये कह के कि जो रंगाई हो रही है, जो
पॉलिश हो रहा है, जो पेंट हो रहा है और जो कुछ बेसमेंट में खर्चे हुए हैं, उनके लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ उसने मोटी हमें amount है तकरीबन ना कि बहुत उसमें। मोटी राशि में से उसने केवल 60% ही हमें वापस किया, बाकी 40% उसने, और ये IFMS उसने सभी निवासियों से लिया भी नहीं था, उसने तकरीबन 50% से लिया था। उसके बाद उसने बाकियों से एक जो लमसम राशि है वही चार्ज करके उनको अलॉटमेंट या बेचना शुरू कर दिया था। ओके। तो तकरीबन 50% निवासियों का जो इतना बड़ा राशि है, उसमें से उसने सिर्फ 60% हमें वापस की, बाकी 40% जो काफ़ी करोड़ों में जाती है वो उसने नहीं की हमें। तो ये मुद्दा चल रहा है। जो अभी गवर्निंग बॉडी है उसने इस पे बातचीत बहुत की थी, मगर कोई खास ठोस कदम नहीं सर। उठाए। तो हमारी सोच यही है कि हम इन सबको एक विधि की जो कमीशन है, एक लीगल पैनल बनाएंगे और उसमें इसको ठोस कदम से और लगातार फॉलोअप करके हम इस पे एक कानूनी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। सर, एक एफडी की समस्या बहुत भारी समस्या है हमारी सोसाइटी में, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट बिल्डर के पास है, उसके लिए आप क्या करोगे? मैं बताना चाहूँगा 2013 में जो हमारे सरकार के विभाग हैं उनकी तरफ से एक एनहेंस्ड ईडीसी के लिए मांग की गई। पहले उन्होंने 108 रुपये के दर पे पर स्क्वायर फुट के दर से उन्होंने ये चार्ज किया था हर एक बिल्डर से हरियाणा में। उसके बाद मांग की कि ये 242 रुपये पर स्क्वायर फुट के दर से ये चार्ज करेंगे। तो सभी बिल्डर जो थे हरियाणा के वो मिलके कोर्ट में गए, उन्होंने याचिका दी कि नहीं ये जायज़ नहीं है। केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में एक जो इसमें इसी संदर्भ में एक पहले केस चल रहा था उसके साथ क्लब कर दिया गया है। बलवान सिंह एंड सन्स के एक नाम से एक केस चल रहा था, उसके साथ ये क्लब हो गया। वो केस चलता रहा। अफसोस हमारे पास इसका कोई अपडेट कभी भी नहीं मिला। अभी जो हमें जानकारी मिली है वो ऑनलाइन मिली है। बिल्डर ने जब ये केस हुआ और डिमांड हुई तो बिल्डर ने सभी जो बायर्स थे, अपार्टमेंट बायर्स, उनसे पहले तो उनसे 108 रुपया चार्ज किया पर स्क्वायर फुट से। जो एनहेंस्ड ईडीसी था उसके लिए उन्होंने एक फिक्स डिपॉजिट रिसीट ली और उस पे ये मांग की कि इस पे लियन बिल्डर के नाम से रहना चाहिए और वो एफडी भी लियन के साथ बिल्डर के हाथ चली गई। अभी इतने साल के बाद भी उस केस में, और हाँ एक बात और मैं शेयर करनी चाहूँगा सबसे कि अभी सुनने में आ रहा है हमें नेट से जानकारी से कि वो जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था वो तो डिस्पोज ऑफ कर दिया है। वो शायद क्योंकि बाद में आर्बिट्रेशन से होगा या आपस की बातचीत से ये जो 108 रुपये की दर थी वो 242 रुपये ना करके सरकार ने कुछ ऑफर किया कुछ, जिसमें नेगोशिएशन के साथ ये 109 रुपये से कुछ ज़्यादा ये तय हो गई। और कुछ बिल्डर्स ने शायद 109 रुपये के हिसाब से पेमेंट करके वो मामला भी पूरा कर दिया ख़त्म। मगर हमारा ना तो बिल्डर ने हमें बताया है ना ही हमने PRWA के ज़रिए से ये जानकारी मिली है हमें कि इसका ये किस स्टेज पे है। हमारी एफडीज़ लियन के साथ अभी भी बिल्डर के हाथ में है और उसका अनुचित इस्तेमाल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सर, अब मुझे ये जानना है आपसे कि तो आप एफडी के लिए फिर अब क्या करोगे? हमारा इसमें भी जो सोच है वो बड़ी साफ है। 7 दिन के अंदर हमने कानूनी विशेषज्ञों से बात की हुई है। 7 दिन के अंदर इस पे यथाउचित जो एक नोटिस होगा वो बिल्डर को सर्व होगा। लॉयर्स की भी पहचान की हुई है जो इस केस को कानूनी तौर पे लेंगे और उचित न्यायालय में जाके याचिका दायर करेंगे। अगर बातचीत से ज़रिए से हल हो सकता है ये मामला तो किया जाएगा, नहीं तो जो कानूनी ज़रूरत है इसके लिए वो पूरी की जाएगी। और जल्द से जल्द मेरा विश्वास है कि हम ये निवासियों के फेवर में, पक्ष में ये मामला सुलझाएंगे। उनकी FDRs जो हैं वो लियन मुक्त होंगी। सर, अब बात आती है ओपन हाउस मीटिंग्स की, है ना। मैंने तीनों के कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो में पढ़ा है कि ओपन हाउस मीटिंग इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई कुछ कह रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद ही हम मीटिंग कर लिया करेंगे, कुछ कह रहे हैं कि हम 1 मंथ बाद करेंगे। आपका इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, निर्धारित तो यही है नियम
कि जनरल बॉडी मीटिंग होनी चाहिए। जनरल बॉडी मीटिंग जो पूरे हाउस की होती है वो क्वार्टरली होनी चाहिए, 6 मंथली होनी चाहिए और एनुअल भी होनी चाहिए। हाँ? तो जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है उसमें बहुत से प्रस्ताव दिए जाते हैं, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो भी अप्रूव की जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अगले अकाउंट के लिए होते हैं उनको भी अप्रूवल लिया जाता है उसके बारे में। ओपन हाउस एक ऐसा विकल्प है जो किसी अवधि के साथ नहीं जुड़ा हुआ। ओपन हाउस तो गवर्निंग बॉडी के पास हमेशा ही एक ऑप्शन है। हम संडे को, हर एक रविवार को हमारे पास इतना प्यारा एक एम्फी थिएटर है, वहाँ हम बैठ के ओपन हाउस कर सकते हैं। हम तो लगातार संपर्क रखेंगे सभी के लिए। ओपन हाउस की ज़रूरत तो शायद तब पड़ेगी जब लगातार जो संपर्क है वो नहीं है। लगातार संपर्क के लिए अगर ओपन हाउस की ज़रूरत है तो हम उसे महीने में एक बार तिमाही स्तर पे पक्का रखेंगे। सर, आपको पता होगा कि क्लब हाउस या फिर कम्युनिटी सेंटर जिसको बोला जाता है उसका एक कोर्ट केस चल रहा है। एक नहीं, दो कोर्ट केस चल रहे हैं, जिसके बारे में आपने बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे डाले थे। कुछ रेजिडेंट्स का आप पे सवाल आया है कि आपको ये पुख्ता जानकारी है कि हर रेजिडेंट को कुछ ना कुछ अमाउंट उस केस के अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी। देखिए, पृष्ठभूमि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फरवरी 2018 में ये केस दायर किया गया था। उस समय पहली बात तो ये है कि क्या लोकस स्टैंडाई था। जो शिकायत करता थे ना तो वो उस समय एक फर्स्ट ओनर थे, ना ही पीआरडब्ल्यू के सदस्य थे, ना ही उन्होंने कोई स्वीकृति ली थी सभी मेंबर्स से या जनरल बॉडी से जो गवर्निंग बॉडी थी उस समय। कॉमन एरिया पे सबका अधिकार है, हमने सब ने पेमेंट की हुई है उसकी। क्लब हाउस भी उसी में शामिल था। तो कॉमन एरिया के लिए अगर कोई केस करना था तो जायज़ बात यही होती, उचित यही होता कि वो सबकी स्वीकृति के साथ करते। और एक बार पीआरडब्ल्यूए, इलेक्टेड पीआरडब्ल्यूए की गवर्निंग बॉडी बन गई थी तो उनको हैंडओवर करने के लिए भी एक रेजोल्यूशन मूव करते। इसके ऊपर एक सवाल आता है सर मेरा, जैसे कि आपने बताया कि वो एक फर्स्ट ऑनर भी नहीं थे, है ना, और सेकंड ऑनर थे, और दूसरी बात उन्होंने किसी की परमिशन ली, फिर उनको स्टे कैसे मिल गया? स्टे नहीं मिला, ये एक गलत वो है। कोर्ट ने अपने पहले ही ऑर्डर में स्टे नहीं दिया था, उन्होंने स्टेटस को बोला था। स्टेटस को के दो हिस्से थे। उन्होंने कहा था कि पोजेशन जो है वो तो रहेगा बिल्डर के पास, इस्तेमाल के एक्सक्लूसिव राइट जो हैं वो आएंगे रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पास। जब हम ये बात कर रहे हैं कि यूज़ कर सकते हैं रेजिडेंट्स, पर जो अधिकार है हमेशा ही बिल्डर के पास रहेगा, क्या बिल्डर उसको बेच भी सकता है आगे? बिल्डर उसको बेच नहीं सकता है क्योंकि वो एक्सक्लूसिव राइट्स जो हैं यूसेज के वो हमारे पास हैं। और कॉमन एरिया का इसी संदर्भ में आपको एक और बताऊं, जब हैंडिंग टेकिंग ओवर होती है बिल्डर और पीआरडब्ल्यूए या किसी भी आरडब्ल्यूए के बीच में, तो आरडब्ल्यूए का हक है ये और दायित्व भी है कि वो बिल्डर से एक कलेक्टिव कन्वेंस डीड ले कॉमन एरिया और सभी जो उसमें इस्तेमाल हो रही चीज़ें हैं। क्या आउटगोइंग जीवी ने ऐसा कुछ किया? आउटगोइंग जीबी ने, बड़ी हैरानी की बात है कि मैंने शायद आपको बताया भी था कि अभी तक हमारा जो बिजली का अकाउंट है वो भी बिल्डर के नाम पे ही है। वो क्यों है? क्योंकि हमने एक कन्वेंस डीड जो है कलेक्टिव कॉमन एरिया के लिए वो अभी तक बिल्डर से ली नहीं है। तो इसी तरह मुझे लगता है इस चीज़ की तो लोगों को जानकारी भी नहीं होगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जागरूक वोटर सही चुनाव की ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। बहुत ज़रूरी है सर, मुझे लगता है करना भी चाहिए उसके लिए, है ना। अब बात आती है, जब हम कोर्ट केस की बात कर रहे हैं तो कोर्ट केस में 2 कोर्ट केस हुए थे, है ना। एक कोर्ट केस हुआ था कम्युनिटी सेंटर के ऊपर, जो इसको क्लब हाउस भी कहा जाता है। दूसरा केस हुआ था उस पर्सन के ऊपर कि उसके कारण किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो वो आप कह रहे हो कि जो उन्होंने उसके ऊपर फाइन लगाया था 1 या 1.5 करोड़ का, जो आजकल बढ़कर काफ़ी बड़ा अमाउंट हो गया है, तो वो रेजिडेंट को देना पड़ेगा। वो आप किस बिहाफ पे कह रहे हो? ये बहुत सारे रेजिडेंट्स का सवाल है आपके लिए। आपके माध्यम से मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट करनी चाहूँगा। पहली बात, जो पहला केस था वो 2023 तक तो जो शिकायत करता थे देखते रहे उसको। 2023 फरवरी में, और ध्यान देने की बात ये भी है कि 2023 फरवरी के पहले हफ्ते में एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ प्रस्ताव तो सामने आए थे पीआरडब्ल्यूए की गवर्निंग बॉडी की तरफ से।
उसमें ऐसा कोई सुझाव नहीं था जो इस केस से ताल्लुक़ रखता था। मगर हैरानी की बात थी कि उसके एक सप्ताह के अंदर ही हमें पता लगा कि PRWA ने खुद को इम्प्लीड कर लिया था, यानी खुद को एक रिस्पोंडेंट के तौर पे इस केस में शामिल कर लिया था। मतलब दूसरे केस में भी? पहले केस में। पहले केस में। तो इसकी जानकारी, इसका स्टेटस, इसके बारे में हमें कभी कुछ नहीं पता लगा। क्या अभी इससे जुड़ा इसके बारे में बातचीत नहीं हुई कि उन्होंने इम्प्लीड कर लिया ये केस? हमें तो ट्रांसपेरेंसी का अभाव रहा है, ना ही हमारे पास कोई एक्सेस है जो इस केस से जुड़े हुए दस्तावेज हैं उनको गौर से अध्ययन करने का। तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मगर क्योंकि जो आगे जो दावा पेश कर रही है गवर्निंग बॉडी आने के लिए, जो टीम, वो क्योंकि अपने आप को ये भी बता रहे हैं कि वो गवर्निंग बॉडी जो अभी कार्यरत है उसका ही एक नेक्स्ट रूप है, वो अपने आप को RRR2 के नाम से प्रसिद्ध कर रहे हैं। तो जाहिर है कि पॉलिसीज़ भी वही रहेंगी फिर जो RRR1 की थी। और अगर उन्हीं पॉलिसीज़ के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी का अभाव रहा तो शायद हमें पता भी नहीं लगेगा कि इस केस का क्या अंजाम होने वाला है। दूसरा केस जो है जिसके बारे में आपने बात की है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि ये केस 2019 में, यानी पहला केस जब शिकायतकर्ता ने किया तो उसके तकरीबन 1 साल के अंदर बिल्डर की तरफ से ये केस दायर हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि बिल्डर को लगा कि उसने जिस बिजनेसमैन को, जिस आदमी को लीज पे दिया था ये क्लब हाउस चलाने के लिए, वो चला गया वापस, और जो खर्चा हुआ उसको बिजनेस लॉस के मानते हुए बिल्डर ने एक केस किया कि ये बिजनेस लॉस का हमारा कंपेंसेशन मिलना चाहिए। उस केस में जो धनराशि इन्वॉल्व थी वो 1 या 1.5 करोड़ की थी शुरू में, मगर इंटरेस्ट के साथ बढ़ते हटते आज वो 4 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। तो आपको लगता है वो हम रेजिडेंट्स को देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको देना पड़ेगा। मैंने कहा है कि पारदर्शिता के अभाव में, पहली बात, अगर PRWA की दूसरी ऐसी गवर्निंग बॉडी आती है जो हमें जानकारी शेयर नहीं करती है और किसी स्टेज पे इम्प्लीड हो जाती है, इस केस में भी, दूसरे वाले में भी, तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर वो हार जाते हैं कि ये जो है हर जाने का दायित्व सभी पे कॉमन आ जाएगा। पर मैं इस चीज़ पे आपको टोकना चाहती हूँ, सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। पर मैंने उनका पॉडकास्ट भी किया है, उन्होंने कहा है कि ये वाला जो ये कोर्ट केस है, सेकंड कोर्ट केस है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके नाम, जो उनके फ्रेंड ने किया था उनके नाम है, ये रेजिडेंट का इनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि आज क्या स्टेटस है उसके बारे में बात नहीं हो रही, आगे आने वाले में क्या हो सकता है, संभावना क्या है, और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, नॉर्मल सिनेरियो क्या हो सकता है, उसके बारे में भी कुछ आंकलन करना बेहतर होता है। जो पारदर्शिता की कमी पहले थी वही अगर आगे चलती रही तो हमें कभी पता भी नहीं लगेगा कि कब इम्प्लीड हो गई है गवर्निंग बॉडी और PRWA दूसरे केस में भी। दूसरी बात ये भी है, इस केस में ये भी है कि अगर इस केस से जुड़ा हुआ, पहले केस से या दूसरे केस से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति जो है वो फिर अपना दावा पेश करता है किसी भी पदधारी के नाम से आने वाली गवर्निंग बॉडी के लिए, चुनाव के लिए, तो क्या ये जायज़ होगा? ये भी सवाल है जो सबको देखना होगा। जाहिर है कि इसमें कुछ तो निजी हित होगा ही छुपा हुआ जो कनेक्टेड है, चाहे हम उसे वेस्टेड इंटरेस्ट कहें, चाहे कुछ भी कहें, और वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मैं सब पे छोड़ता हूँ। सर, अभी आप क्या करोगे इसी दोनों केसेस के ऊपर? अगर आप लोग जीत जाते हो, एज आप टीम आते हो, तो क्या बनेगा? टीम भार्गव की और हमारे जो स्किपर हैं भार्गव सर, उनकी सोच हमेशा एक बहुत ही सद्भावना की सोच रही है। हम कानूनी विकल्प को एक आखिरी जरिया मानेंगे, बातचीत का जरिया पहले रखेंगे हमेशा, मगर बातचीत किस अंदाज से की जाती है उस पर मुनस्सर होता है, डिपेंड करता है कि क्या वो कामयाब हो रही है कि नहीं। तो हमारी बातचीत का दौर जब चलेगा, हमारा जब बिल्डर के साथ जब आगे चर्चा होंगी इन विषयों पे, तो मुझे यकीन है कि हम इसका एक सही और सबके हित को देखते हुए बैलेंस्ड डिसीजन ले पाएंगे। कुछ
कुछ एलिगेशंस रेजिडेंट्स आपके ऊपर भी लगाते हैं, है ना। मैंने पहले दोनों कैंडिडेट से भी उनके एलिगेशंस का जवाब मांगा था। अगर आप उचित समझते हो, क्या मैं आपसे भी उनका आंसर मांग सकती हूँ? देखिए, बोलने वालों पे जब कोई कमेंट करता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कमेंट करने वाले होते हैं। सोशल मीडिया का एक अच्छा इस्तेमाल भी होता है और एक उसका गलत अंजाम भी होता रहता है, इस्तेमाल होता है। इसी तरह मैं जब किसी भी बात पे कमेंट करता हूँ तो कंटेंट पे जोर देना चाहिए, ना कि मेरे अंदाज पे। मैं क्रिटिकल, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमें हमारी जो सैनिक दिनों की जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें ये एक चीज़ सिखलाई जाती है कि इससे पहले कि दुश्मन आके आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाए, आप खुद अपनी कमज़ोरी को बारीकी से देखो, निरीक्षण करो, सेल्फ ऑडिट करो और उसको अपने दायरे में चर्चा करते हुए उसका समाधान ढूंढो। अगर मैं बोलता हूँ कहीं पे इस मुद्दे के बारे में तो वो अपने घर की है, मेरा भी उतना ही उसमें हिस्सा है जितना बाकी किसी और का। मैं भी एक फर्स्ट ओनर हूँ, मैं भी एक सदस्य हूँ PRWA का। तो मेरा ये नहीं है एम कि मैं क्रिटिसाइज़ करूँ किसी को भी, क्रिटिकल हूँ। मेरा एम तो एक पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है कि कंटेंट पे जोर दें, अंदाज पे नहीं। सर, एक दो सवाल लेती हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। कुछ रेजिडेंट्स ने आपके लिए एक दो सवाल भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि एलिगेशन लगाना बहुत बहुत मतलब इजी है, पर जब काम करना पड़ता है वो मुश्किल है ना। तो आप व्हाट्सएप पे हमेशा अपनी बात या ईमेल के थ्रू बहुत सारे सवाल या फिर बहुत सारी बात PRW से करते आए हो, वो कितना सही था? देखिए, किसी भी सोसाइटी के 70 to 80% जो रेजिडेंट मेंबर्स होते हैं वो शायद इतना समय नहीं दे पाते जो आसपास गतिविधियां हो रही हैं उनके अब्रेस्ट रहने के लिए, हैं, ताकि अपडेटेड रहें वो। तो कुछ एक ही होते हैं जिनको समय भी होता है, रुचि भी होती है और जज्बा भी होता है कि वो सारी गतिविधियों में शामिल करते हैं और देखते हैं, रहते हैं और देखते हैं कि काम ठीक सुचारू ढंग से हो रहा है कि नहीं। तो मैंने जब भी ईमेल्स वगैरह दी हैं, सजेशंस दिए हैं। उदाहरण के लिए अगर मैंने कहा है कि बिल्डर से हमें कलेक्टिव कन्वेंस डीड लेनी चाहिए, तो आप बताइए या कोई भी सुनने वाले बताएं कि क्या मैंने एक नाजायज़ मांग की है ये। अगर मैंने कहा है कि हमारा जो फाइनेंशियल जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो तिमाही तौर पे शेयर होनी चाहिए, तो क्या मैंने ये गलत कहा है? या किसी ने भी, हमारे टीम मेंबर ने अगर ये मांग की है तो गलत तो नहीं है ये। हम जब आएंगे तो आप देखना कि हम सिर्फ बातचीत के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम जो भी हमारे मैनिफेस्टो में इस संदर्भ में बातचीत की गई है हम उस पर पूरा अमल करेंगे। सर, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पुरानी जीवी थी जो, वो कभी भी व्हाट्सएप मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। ये सब रेजिडेंट को या फिर आपकी खासकर टीम को ये शिकायत रहती थी, कंप्लेंट रहती थी। क्या आप जब GB में नियुक्त हो जाओगे, जब बन जाओगे, क्या आप ऐसी फैसिलिटी दोगे कि लोगों के व्हाट्सएप मैसेज का भी आंसर दिया जाए? देखिए, मैं तो हमेशा से मानता हूँ और मेरी टीम भी ये मानती है कि एक अच्छा ऑपरेशनल वेबसाइट होना चाहिए और जो भी कंस्ट्रक्टिव एक्सचेंजेस हैं, जो बातचीत होती है, वो उस वेबसाइट पोर्टल के अलग अलग सब हेड्स में ही होनी चाहिए। व्हाट्सएप में क्या होता है, आप भी मेरी तरह देख रहे हैं कि जो थ्रेड की जो कंटिन्यूटी होती है वो बना के नहीं रखी जाती। अच्छी बातें हो रही हैं, कोई सजेशंस दिए जा रहे हैं, बीच में एकदम कोई और सजेशन आ जाता है और जो सिलसिला होता है वो सब टूट जाता है। तो और ना ही फिर उस पे कोई प्रतिक्रिया आती है PRWA के किसी गवर्निंग बॉडी के ऑफिस बेरर की। अगर वेबसाइट पे यही चीज़ें आती हैं तो कंटिन्यूटी उनकी एकदम बरकरार रहती है। तो हम तो हमेशा वेबसाइट के हक में हैं। बाकी इनफॉर्मल सोशल मैसेजिंग के लिए जाहिर है कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो चालू रहेंगे।
सर एक और आप लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि इसके ऊपर पीआरडब्ल्यू ने बहुत सारा पैसा खर्च किया है, वो है थर्ड पार्टी मेंटेनेंस या फिर सुपरविजन। आप क्या थर्ड पार्टी मेंटेनेंस या सुपरविजन लेके आओगे या नहीं? देखिए, ये एक सीमित सा सवाल नहीं है, इसको एक बड़ी पिक्चर की तरह देखना चाहिए कि हम फाइनेंशियल हेल्थ कैसे इम्प्रूव करेंगे। फाइनेंशियल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए हमारा जो मॉडल है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैन पावर असेसमेंट जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हकीकत में जो चाहिए हमें उसके मुताबिक है कि नहीं। सिक्योरिटी एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सी मैन पावर इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह हॉर्टिकल्चर, इसी तरह हाउसकीपिंग, बाकी सब जो प्लांट हैं मैनेजमेंट के लिए, इनके जो अनुबंध हैं, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनमें बहुत सा पैसा इस्तेमाल हो रहा है। अगर एक चीज़ और इसमें बात करना चाहूँगा कि अगर हम लॉ के मुताबिक देखते हैं, हमारे बायलॉज में हमें ये मिला हुआ है, इख्तियार अधिकार मिला हुआ है कि हमारी गवर्निंग बॉडी की जो नफरी है वो 21 तक हो सकती है। हम सिर्फ 10 लोगों की एक कार्यकारिणी बना के संतुष्ट हैं। ये भी देख रहे हैं कि ये कार्यकारिणी अपने कोई ऐसे वर्टिकल्स नहीं हैं, कोई ऐसे विषय नहीं जिनका डायरेक्टली दायित्व लेती है। ये एक जनरल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे चल रही है। इसी वजह से हमें एक अलग टियर, जिसको अवांटे एजेंसी के नाम से हम जान रहे हैं, उनको भी इस्तेमाल करने का हमें मजबूरी बन गई है। उनको हम तकरीबन 5 लाख, 4 से 5 लाख हम हर महीने दे रहे हैं, 60 लाख उनको दे रहे हैं। तो क्या उनमें से कुछ एक सुपरवाइजर रखते हुए बाकी सुपरवाइजर्स, जब आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट बोली तो 4 से 5 लाख रुपया महीना, है ना, क्या आपके पास इसका कोई प्रूफ है? देखिए, मैं खुद एक जो कुछ एक कमेटीज थी उनके साथ जुड़ा हुआ था, और उस कमेटी की कार्रवाई के दौरान मेरे को ये मौका मिला था हमारी पूरी कमेटीज को कि सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को देख सके। तो जब कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा तो उनका जो टेक्स्ट है उनका, वो तो मैं कमेंट नहीं करूँगा इस समय, बट ये ज़रूर देखा कि उन पे जो राशि, धनराशि जो हो रही है, उसको अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है ड्यू डिलिजेंस, है। फाइनेंशियल मामलों में एक बहुत आम हम इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को, ड्यू डिलिजेंस। तो सभी एएमसीज, सभी कॉन्ट्रैक्ट्स, सभी सर्विसेज के साथ, सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ जब बातचीत होती है तो ड्यू डिलिजेंस का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। अगर होगा तो हमारे खर्चे कम हो जाएंगे, हमारा कैम नीचे आ जाएगा, और शायद वही खर्चे बचा के हम कॉर्पस मनी को भी अलग से क्रिएट कर सकते हैं। सर द्वारा फिर हम बात करते हैं टीम भार्गव के ऊपर। टीम भार्गव में क्या पूरी टीम काम करेगी या फिर इंडिविजुअल भी आप लोग काम करोगे? मैं आपका संकेत समझ रहा हूँ कि जो वोटर हैं, क्या उनको एक टीम के लिए वोट करनी चाहिए या एक व्यक्ति विशेष के लिए। तो जब बात हो रही है एक जॉब की, तो जाहिर है कि उस जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान में रखते हुए जो भी उसका दावेदार है, जो नामांकित है, क्या वो विशेषताएं रखता है कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएगा या नहीं, यही देखना चाहिए वोटर्स को। तो हर एक अपॉइंटमेंट के लिए जो व्यक्ति मनोनीत है, जो व्यक्ति नॉमिनी है, पहले तो उसकी तोल मोल करें कि क्या वो सही है कि नहीं उस जॉब के लिए। कोई भी और जो उसकी अचीवमेंट्स हैं वो ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब ये व्यक्ति इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या वो ठीक से एक दूसरे के साथ जेल करके काम कर पाएंगे या नहीं, इस पे चर्चा हो रही है। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर एक शुरू से टीम बनी हुई है और अगर वो आ गई है तो जाहिर है कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो काम करने की तरीका है, आपस में जेल करने का तरीका है, वो बेटर रहेगा और कोहेजन भी रहेगा। मगर अगर कोई इंडिविजुअल वोट भी करता है तो वो अपने समझ के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो देखेगा कि क्या बेस्ट टीम सामने आ रही है या नहीं। तो मेरा ये सोच है इसके बारे में। सर आपको वोट क्यों करें? मेरे को वोट करें, मैं कभी वोट मांगता ही नहीं। मैं तो ये कहूँगा हर एक वोटर से कि आप वोट करिए ऐसी शख्सियत के लिए जो उस जॉब की कसौटी पे खरा उतरे, जो आपको समय दे पाए, जो आपको सोच दे पाए
जो सूझबूझ रखता हो, जो सद्भावना रखता हो, जो स्पष्ट बात करने का आदि हो, जो नीति भी रखता है, नियत भी रखता है, जो सही मायने में जिसका दिल धड़कता है परिक्रमा के लिए। ओह वाह, बहुत अच्छी बात। अब आपकी टीम को, पूरी टीम को वोट क्यों करें? मैंने अपनी बारे में बात की है, अभी इसी को मैं टीम के लिए भी कह दूंगा कि हमारे पास तो हमारी टीम में भार्गव सर के अंडर 10 दिल हैं जो धड़कते हैं परिक्रमा के लिए, 10 दिमाग हैं जो चलते हैं केवल परिक्रमा के लिए, और साथ में हाथ पैर जो भी हैं सब परिक्रमा की सेवा के लिए हैं। ओह वाह। तो इसीलिए टीम भार्गव। सर, आप जाते जाते सन सिटी परिक्रमा के निवासियों को कुछ कहना चाहोगे? मैं वही कहना चाहूँगा जो मैंने अपने संदर्भ में कहा है कि वोट करते वक्त आंखें बंद करें, अंतरात्मा की आवाज़ सुने, ये सोचें कि इस परिक्रमा के हित में कौन है, कौन समय दे सकता है, कौन काम कर सकता है, और कौन कॉन्सेप्ट को ज़मीन पर हकीकत में ज़मीनी रूप दे सकता है। उसके बाद अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए वोट करें। मुझे यकीन है कि टीम भार्गव को ही वोट मिलेगी। सर, अगर आप जीत जाते हो तो आपका एटीट्यूड क्या होगा? मेरा एटीट्यूड तो हमेशा से यही रहा है कि बारीकियों में जाने का, पूरा समय देने का, जो काम मिला है उसको जब तक वो अंजाम तक नहीं पहुंच जाता तब तक एकदम उसमें तल्लीन रहने का, यही एटीट्यूड है। सर, अगर बाई चांस आप हार जाते हो, है ना, जीत और हार तो लगी रहती है लाइफ में, और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में कोई ना कोई ओपोजिशन बहुत ज़रूरी है। मैं एक पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ तो डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हर डेमोक्रेसी के पीछे एक क्रिटिसिज्म या फिर ओपोजिशन बहुत ज़रूरी है। अगर ओपोजिशन नहीं होता तो एक अच्छी लोकतंत्र सरकार कभी चल ही नहीं सकती। अगर आप हार जाते हो, क्या आप ओपोजिशन में जो जो इनकी गलत नीतियाँ होंगी, जो आने वाली टीम होगी, क्या उसका आप विरोध करोगे? देखिए, एक बात साफ है कि मैं केवल अपोज करने के लिए ऑपोजिशन में रहने का बिलीव नहीं करता। दूसरी बात मुझे याद आती है कि मेरी बिटिया जो है वो किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी, तो उसको आखिर में जब क्वेश्चन राउंड होता है तो उससे ऐसा ही एक सवाल पूछा गया था कि अगर आप हार जाती हैं, अगर आप फर्स्ट नहीं आती इसमें, तो आपका क्या रिस्पांस होगा, क्या करेंगे आप? तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, शायद मैं भी वही दूंगा। उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगी वापस, सोचूंगी कि कहाँ कमी रह गई थी और कहाँ मेरी नीयत में, नीति में, या कम्युनिकेशन स्किल्स में, या किसी भी तरह से कहाँ कुछ कमी रह गई थी, उसको पूरा करूंगी एंड आई विल बाउंस बैक। मैं फिर आऊंगी। मैं हार मानने वाली नहीं, हार मानने वाली। शायद ये मुझे सबसे बेस्ट लगी आपकी बात, क्योंकि कारण है, हार तो माननी ही नहीं चाहिए लाइफ में कभी भी, क्योंकि जो हार जाते हैं वो कहीं ना कहीं, मैं मानती हूँ, मर जाते हैं अंदर से, है ना। हार नहीं माननी चाहिए, जीवन का एक दस्तूर है। पंजाबी में एक कविता होती थी, बगदे पानी, मेरी वन ऑफ द फेवरेट कविता थी वो। जब भी मैं आज भी उदास होती हूँ तो मैं उस कविता को नेट पे से ढूंढती हूँ और पढ़ लेती हूँ। पानी वगदे ही चंगे लगते ने, जिथे रुक जाते ने सड़ जाते ने। पानी चलते ही चंगे लगते नेगे, जिथे रुक जाते ने सड़ जाते ने, मर जाते नेगे। इसलिए जीवन भी इदां दा ही है, जिद्दां दा पानी है, अजे वो चलता है ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਣ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि इस उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ भी ये जज्बा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एक बात और साथ में कहूँगा कि अगर हमारे पास कोई कन्विक्शंस हैं, अगर किसी मुद्दे पे हम एक विचार रखते हैं और उसमें ठोस विश्वास भी रखते हैं, तो फिर हार जीत कोई मैटर नहीं करती। उस विषय के लिए, उस विश्वास के लिए, उस कमिटमेंट के लिए हमें हमेशा खड़े ही रहना चाहिए। जाते जाते एक सवाल बहुत अहम है, हर रेजिडेंट जानना चाहता है। कहीं ना कहीं हर रेजिडेंट इन इलेक्शंस से अंदर से फेडअप हो चुका है। उनको लगता है कि ये इलेक्शंस को पीएम या सीएम के इलेक्शंस नहीं थे, पर फिर भी ये बहुत बड़ा रूप ले चुके हैं अब तक। आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद कोई भी हारे, कोई भी जीते, कोई भी टीम आए, किसी भी टीम का मेंबर आए, भाईचारा कितना ज़रूरी है, आपस में मेल मिलाप कितना ज़रूरी है? देखिए, सबसे शुरुआत और सबसे बुनियादी बात तो भाईचारा ही है। इलेक्शन तो आएंगे जाएंगे, गवर्निंग बॉडीज़ कई आएंगी जाएंगी,
भाईचारा, सद्भावना, आपसी मेलजोल ये बरकरार रहना चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आपस में कैंपेनिंग के दौरान भी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उस पे भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि इलेक्शन के बाद कोई हर्ट ना हो। हाँ, मतभेद हो सकता है, हाँ, मनभेद नहीं। मनभेद ना करिए। बहुत अच्छी बात सर, बहुत मज़ा आया आज मुझे आपको जान के, आपकी नीतियों को जान के। मैं आपको कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी पहले तो कि आपने पार्टिसिपेट किया इस एज में आकर। शायद मेरे जैसे लोग अभी यंग भी हैं फिर भी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और दूसरी बात, ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी आपकी टीम को कि आप ज़रूर जीतो, ज़रूर आओ और सन सिटी परिक्रमा की प्रोग्रेस में अपना योगदान दो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शालू जी, और Thank you. मेरी तरफ से भी, टीम भार्गव की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। Thank you, sir. आपका जो पॉडकास्ट है इसकी और व्यूअरशिप बढ़े और आप एक समाज के लिए अच्छा काम करते रहें। थैंक यू सर, Thank थैंक यू you. सो मच। पॉडकास्ट विद शालू ने सन सिटी जन के लिए 3 एपिसोड बनाए हैं। तीनों अलग अलग उम्मीदवारों के हैं, तीनों अपनी अपनी टीम को रिप्रेजेंट करके गए हैं। मैं बस इतना ही चाहूँगी कि तीनों में जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको बढ़िया लगता है, उसको वोट दें। चाहे वर्मा सर हों, चाहे जेएल भार्गव जी हों, चाहे उनकी टीम हो, उनको भी आप वोट दे के जिता सकते हो। पर वोट देना पहले तो बहुत ज़रूरी है, फिर वोट देने के बाद, देने से पहले ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी टीम हमारे साथ 3 साल हमारे जीवन को, हमारी सोसाइटी को रोशनी दे सकती है। आप ऐसी टीम लेकर आएँ ताकि सन सिटी का उत्थान हो सके, सन सिटी को एक अच्छी ग्रोथ मिल सके। आज भी हमारी सन सिटी बहुत फेमस है, आने वाले टाइम में भी हमारी सन सिटी उतनी ही फेमस और उतनी ही ब्यूटीफुल रहे। थैंक यू, धन्यवाद।